अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम मैम। क्लास मुझे कुछ श्योर नहीं थी तो अभी मिली है, तो फिर इस वजह से तो मैंने ईमेल किया। मेरा प्रोटेस्ट कुछ भी करने हम लोग वो तो है। अब तो मेरा ख्याल है ऑन कैंपस सारा कुछ स्टार्ट करें, जब भी जो भी है नॉर्मलाइज करें हर चीज को। लेकिन अभी 26 अभी सब बच्चे फर्स्ट डोज करवा रहे हैं। 26 डेज के बाद सेकंड डोज, उसके भी 2-3 वीक्स के बाद डॉक्टर हारिस के अकॉर्डिंग आपको क्या पता है ये हमारे ऑनलाइन जाएंगे। यही बात मैंने अभी करनी थी, क्योंकि मैंने तो सबको अलाउ कर दिया था कि जिनकी फर्स्ट डोज होगी वो तो आ जाए, क्योंकि मेरी खुद की फर्स्ट डोज होगी अभी तो मैं स्ट्रिक्टली सबको लगवाई है रोज से, तो सबने फर्स्ट डोज भी लगवाई है। सेकंड डोज ऑब्वियसली 1 मंथ का टाइम है, और उसके बाद भी सर कह रहे हैं कि सेकंड डोज लगने के 2 वीक्स तक एटलीस्ट जो है ना किसी को ना बुलाएं। तो अब मैंने तो वही बात करनी थी आज भी कि अभी नेक्स्ट अभी तो चलो जो आगे हैं ठीक है, नेक्स्ट अब सारा ऑनलाइन ही फिर दोबारा से करते हैं जब तक आप लोगों की डोज पूरी कंप्लीट। आपकी तो मेरे ख्याल दोनों डोज कंप्लीट है। एक बस ठीक है, वो जो है जो फुल वैक्सीनेटेड हैं वो तो आ जाए, उनको तो कोई इशू नहीं है, ज्यादातर सर इसी का इशू कर रहे हैं। अभी भी कुछ है जिन्होंने एक डोज भी नहीं लगवाई, वैसे ही बैठे हैं नहीं लगवानी, वैसे वो लोग ये भी कह रहे हैं कि हमने ऑनलाइन ही चलना है, तो फिर इसीलिए भी नहीं लगवा रहे। यही ना, हम लोग खुद इतने परेशान हुए हैं कि आप लोग ऑन कैंपस आए, और जो चीज़ें हम लोग को डिलीवर करने में प्रॉब्लम हो रही है लेक्चर्स की, वो जो फेस टू फेस समझ आती है वो ऑनलाइन नहीं समझ आती है। आप क्या बता रहे हो, हवाई पढ़ाई हो रही है, कुछ चीज़ें आप एक्सप्लेन करते हो। सब सोए होते हैं, मुझे पता है, कई दफ़ा मैं बीच में आवाज़ें दे रही होती हूँ, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे ही ऑन करके और सब इधर उधर फिर रहे हैं, घर में बैठे हुए क्या आप क्या कंसंट्रेशन दे सकते हो, बीच में कोई आवाज़ें आ रही हैं, बाकी वो आप सिर्फ सुन रहे हो और सुनते हुए आपको बाहर की भी आवाज़ें हैं, वो भी कर दो साथ के घर, वो फिर आप उस तरह कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ सकते हो। दूसरा, फिर हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पता है ज़्यादातर प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट हैं, वो आप इस तरह नहीं, जब तक आप देखते नहीं है चीज़ों को, तो मैं तो कब से कह रही हूँ आप लोगों को प्रैक्टिकल कराना है, प्रैक्टिकल कराना है। अच्छा ठीक है, उनको नहीं कराने हैं जिनको लॉलीपॉप में दे रही हूँ, तो वो जो है मैंने लास्ट टाइम स्टार्ट करवाया तब ये सब बंद हो गया। ठीक है, मेरा ये सब्जेक्ट है क्योंकि मैंने इसकी असेसमेंट रखनी है, ठीक है, और असेसमेंट मैं पहले कह रही थी कि नहीं रखनी, लेकिन अब सब कुछ ऑन कैंपस हो रहा है तो मैंने इसके असेसमेंट के मार्क्स रखने हैं प्रैक्टिकल के, और मैं प्रैक्टिकल करवाती ही इसीलिए हूँ कि मैं इनसे पहले करवाऊँ और उसके बाद इनसे लूँ। जिन्होंने करना है कर लें, जिन्होंने नहीं करना वो लॉलीपॉप लेके बैठ जाए आराम से, फिर मुझे वो असेसमेंट में ना पूछें, क्योंकि मैं ज़्यादातर प्रैक्टिकल के ऊपर ही, मैंने आपको पहले बात की थी, मैं इन मार्क्स को तो कुछ समझती ही नहीं हूँ। ठीक है, सबके मार्क्स आ जाते हैं, सबके इधर उधर जो है जिस तरह भी मार्क्स आप लोग लेते हो ऑनलाइन, उसको मैं समझती ही नहीं हूँ कि मेरे लिए कौन टॉपर है और कौन जो है वो दूसरा मेरे लिए जिसको काम आता है, जिसको प्रैक्टिकल आता है। जब तक आप इमेजिंग के इमेजेस ही नहीं देखोगे आपको समझ क्या आ रही है। आप लोगों ने जाके इमेजेस देखने हैं, आप लोगों ने हर मोडालिटी के इमेजेस को एटलीस्ट एनाटमी तो रीड करनी है आपको कि ये स्ट्रक्चर किस तरह का किस मोडालिटी पे नजर आ रहा है। अल्ट्रासाउंड के ऊपर और एनाटमी नजर आ रही होती है, सीटी पे और तरह की चीजें नजर आ रही होती हैं, वो स्टैटिक इमेजिंग वो एक्सियल स्लाइसिस में किसी तरह की है। एटलीस्ट पैथोलॉजी तो दूर की बात है, पैथोलॉजी पे जब जाओगे तो वो आप देखोगे, लेकिन एटलीस्ट एनाटमी नॉर्मल चीजें तो आपको देखनी आनी चाहिए ना उसके ऊपर।
तो वो सारी चीजें मेरा था कि आप लोगों को प्रैक्टिकल चलो एनाटॉमी भी थोड़ी दूर की बात है, आप नोबोलॉजी, आप उसके सिस्टम, आप उसकी नॉब्स, उसको क्या कहते हैं, प्रोब, हैंडलिंग, प्लेसमेंट, ये सारी चीजें तो आपको पता होनी चाहिए ना। तो वो करवाते हैं अभी। मैं तो बल्कि मैंने तो ग्रुप में, मैंने पहले ही कहा था कि अगर आपको कोविड का है, नहीं खुलती है यूनिवर्सिटी तब मैं आपको ग्रुप में ही बुलाऊंगी, 10-10 के ग्रुप में, या इस तरह हम लोग डेली का रख लेंगे कि अगर 109 आपके स्टूडेंट्स हैं, 109 है, तो 10 दिन में हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि डेली 10 की स्ट्रेंथ या 15 की स्ट्रेंथ करके, और हम लोग इस तरह ऊपर लैब में भी देखते हैं। मशीन भी आज मैंने देखनी, क्योंकि मैंने नीचे रीजनल और उनको भी पढ़ा रही हूँ, उनको भी मैंने करवानी है, तो उनके लिए भी ये कि स्टार्ट करवाएं अपना, क्योंकि हमें सिर्फ मस्कुलर स्केलेटल नहीं, आपको मैंने पिछला भी बेसिक भी थोड़ा रिवाइज करवाना है इसमें, ठीक है। वही चीज़ है ना कि आप लोग सिर्फ मस्कुलर स्केलेटल का थोड़ी करवाओगे, आपको सिर्फ पहले मशीन का, और उसके बाद प्रो फिर किस तरह आप लोगों ने उसके प्लेन्स लेने हैं, एक्सियल प्लेन कैसे लेना है, कैसे मूवमेंट होती है, कैसे पता चलेगा आपने प्रोब ठीक भी पकड़ा है कि नहीं, कैसे उसको मूव करना है, ये बेसिक चीज़ें तो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसके अलावा मैंने क्या बात करनी थी आपसे, जेन से निकल के एक इम्पॉर्टेंट बात है, चलो आती है जेन से में, तो फिर मैं आपको वो भी करते हैं। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन वालों को मेरी आवाज़ आ रही है, क्लियर है? यस मैम। मैम इस तरह भी हमारे मेट्स जो हैं वो ऑनलाइन ही होंगे? नहीं लग रहा है आवाज़ आ रही है। कोई मुझे बताएगा कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है, कोई बोलेगा? यस मैम, आ मैम रही है। यस मैम आ रही है। की आवाज़ नहीं आ रही है, माइक तो ऑन हुए हैं सबके। मैम आवाज आ रही है। आ रही है आवाज मैम जी। अच्छा, कोई हैंड रेस करके बताएगा कि मेरी आवाज़ आ रही है, क्योंकि मुझे आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है। मतलब आप लोगों को आ रही है आवाज़, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। क्या मसला हो सकता है, उनकी आवाज़ नहीं आ रही है। Microphone. Zoom meeting is using your microphone. मैम आपकी आवाज आ रही है। Multimedia नहीं on. इसमें देखिएगा मुझे बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही है। आप कोई बोले जरा, आपकी आवाज़ आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब आप लोगों की भी ठीक है।
मैम आप प्रैक्टिकल्स कब करवाएंगी? अल्ट्रासाउंड मशीन किस रूम में पड़ी हुई है? और उसमें मतलब प्रोब्स वगैरह सारी अटैच हैं? अच्छा, मैंने इस वीक से ही प्रैक्टिकल स्टार्ट करवाने हैं अपने साथ में ना, तो यूपीएस यूपीएस यहीं पे है या यूपीएस लाना पड़ेगा? अच्छा, अगर आज मैं करवाऊँ तो हो जाएगा? चलें ठीक है, बेसिक कुछ चीज़ें मैं आधा घंटा करवाना है। सबसे पहले बेसिक बंद करते हैं तो चलते हैं। अच्छा क्लास, मैं एक्चुअली बात कर रही थी इनसे, आप लोगों की मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी। पहले ये बताओ कि आप लोगों की डोजेस की वजह से आप लोग नहीं आ सकते हो जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, या वैसे आप लोगों ने ऑनलाइन लेनी है क्लासेस? यस मैम, फर्स्ट डोज हुई हुई है, सेकंड डोज नहीं हुई हुई, इस वजह से नहीं आ रहे। यस मैम। आप अपनी डोज कंप्लीट करो, वैक्सीनेशन जैसे दोनों कंप्लीट होती हैं उसके बाद कंटिन्यू करो अपनी क्लासेस को, क्योंकि मैंने जो है प्रैक्टिकल करवाने हैं। ठीक है, जो आ रहे हैं उनको तो साथ साथ होते रहेंगे, क्योंकि पहले बहुत टाइम वेस्ट हो चुका हुआ है हमारा, और मैं कब से कह रही हूँ आप लोगों को करवाने हैं। तो जो जो आता जाएगा, जिनकी डोज, ये मेरे पास जो आए हैं स्टूडेंट, इनकी तो कंप्लीट वैक्सीनेशन है। ठीक है, तो ये तो साथ साथ करते जाएंगे। आप लोग भी जितनी जल्दी हो सके अपनी कंप्लीट करो, 26 डेज का टाइम होगा आप लोगों के पास, और वो करवा के तो वापस आओ यूनिवर्सिटी, ताकि हम लोग अपना ये तो प्रैक्टिकल तो करवाएं, क्योंकि कोई पता नहीं फिर फोर्थ वेव आ जाए और उसके बाद फिर से वही सारा कुछ ड्रामे शुरू हो जाते हैं और फिर सब कुछ ऑनलाइन चला जाता है। तो एटलीस्ट हम लोग अपना तो काम कंप्लीट करें। अच्छा, पहले ही लेक्चर थोड़ा सा डिले हो गया, ये लेक्चर तो कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर कुछ बातें डिस्कस करते हैं। मैंने कुछ इससे प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी करनी है, और आप लोगों की एक कॉन्फ्रेंस भी 1 मंथ तक आ रही रखनी है मैंने। 3 डेज की वर्कशॉप है, उसमें भी मैंने कुछ मुझे एक्टिव पार्टिसिपेंट्स चाहिए। ठीक है, उसकी भी बात करती हूँ मैं जल्दी से। पहले लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, तो कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने लेक्चर में कंप्लीट किया था अपना शोल्डर जॉइंट जो है वो स्टार्ट किया था, उसकी एनाटॉमी पढ़ी थी, और हमने बोनी स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए थे, कौन से हमारी बोन से जो यूनाइट करके हमारे पास शोल्डर जॉइंट बना रही है। देन हमने कुछ लिगामेंट्स पढ़े थे, लिगामेंट्स उनको यूनाइट कर रहे थे, मसल्स थे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके अंदर हमने रोटेटर कफ पढ़ा था। व्हाट इज द रोल ऑफ रोटेटर कफ? ठीक है, रोटेटर कफ के मसल्स कौन से हैं और उनका क्या फंक्शन है, बिकॉज शोल्डर जॉइंट की जितनी भी पैथोलॉजीज आती हैं वो रोटेटर कफ के मसल्स की ही होती है। ठीक, पेशेंट कंप्लेन के साथ आते हैं, मैंने कहा था वो टेबल जरूर आप देख लेना कि पेशेंट आ रहा है आपके पास जिसको एबडक्शन में प्रॉब्लम है, एडक्शन में प्रॉब्लम है, उसको ये जो मूवमेंट है ना इसमें प्रॉब्लम है। इफ यू नो कि ये वाली मूवमेंट स्पेसिफिक ये वाला मसल करवा रहा है, तो उसकी पैथोलॉजी को फौरन से डायग्नोज कर सकते हो कि उसको एबडक्शन में प्रॉब्लम है, ये मसल जो एबडक्शन में उसका रोल था, तो उसने मे बी उसमें कोई टीयर आया हो या उसके टेंडन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो व्हाट इज द रोल ऑफ शोल्डर अल्ट्रासाउंड? शोल्डर अल्ट्रासाउंड के जो है ये तो एनाटॉमी थी। ठीक है, एक्सियल भी हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। दीज आर सम बोनी स्ट्रक्चर्स। हमारे पास स्कैपुला था, पोस्टीरियर साइड पे इंटीरियर हमारे पास क्लैविकल था, और लेटरल साइड पे ह्यूमरस। ठीक, ये 3 बोन्स जो थी यूनाइट करके हमारे पास शोल्डर जॉइंट बना रही थी, और हमारे पास जो शोल्डर गर्डल था उसके अंदर हमारे पास ह्यूमरस इन्वॉल्व नहीं था। वो एक सेमी सर्कल सा रिंग है जिसके जो इंटीरियरली ज्वाइन है हमारे स्टर्नम मेनिब्रम के साथ, और पोस्टीरियरली वो ओपन है। ठीक है, इट्स इनकम्प्लीट रिंग जो कि शोल्डर गर्डर बनाता है। ठीक है, तो यू शुड नो व्हाट इज शोल्डर गर्डर एंड किस तरह बनता है, उसकी बोन्स बतानी है। शोल्डर जॉइंट बता दिया, ठीक है, उसके अंदर ह्यूमरस भी जो है इन्वॉल्व होता है, और कौन से लिगामेंट जो है वो इनको यूनाइट करते हैं। दैट वाज द एनाटॉमी जो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट की थी। नाउ व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द शोल्डर जॉइंट अल्ट्रासाउंड? शोल्डर जॉइंट की क्या इंडिकेशंस हैं कि हम सिर्फ अल्ट्रासाउंड ही करेंगे? व्हाई नॉट एमआरआई, व्हाई नॉट अदर मोडालिटी? हम उसको सबसे पहले तो आपको पता है कि फास्ट है। ठीक है, आप बाकी आप पेशेंट आया आपके पास, जो कुछ पैथोलॉजीज आप अल्ट्रासाउंड पर डिटेक्ट कर सकते हो, तो हम सबसे पहले अल्ट्रासाउंड ही क्यों नहीं करते? ठीक है, सेफ है, उसमें आयनाइजिंग रेडिएशन नहीं है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मस्टर्स करके अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन इज परफॉर्म
थर्ड ओनली टू द लो बैक पेन एंड द कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल मैंने भी पढ़ाना भी है, लेकिन मैंने आपको रिस्ट जॉइंट में बताया था, इट्स अ कंप्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व, जिसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम होता है। इसको हमने अलग एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मैंने अलग से किया हुआ है, बिकॉज इट्स अ कॉमन डिजीज। ये मस्कुलोस्केलेटल के अंदर जो है शोल्डर थर्ड पे आती है, सबसे पहले लो बैक, ठीक है। लो बैक पेन जो है उसके साथ पेशेंट बहुत ज्यादा आपके पास आएगा कि उसको लो बैक पेन है। देन उसके पास कार्पल टनल के जो पेशेंट है वो भी बहुत ज्यादा आते हैं। एंड थर्ड मोस्ट कॉमन शोल्डर। ये तीन जो है ना मोस्ट कॉमन है फॉर द इंडिकेशन ऑफ मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड। ठीक, शोल्डर पेन इज एक्सट्रीमली कॉमन इन द पेशेंट ओवर द एज ऑफ 40। इस एज में शोल्डर की जो प्रॉब्लम्स है ना बढ़ जाती हैं। The most common indication for high resolution ultrasound of the shoulder is to rule out a tear of the rotator cuff। जैसे मैंने अभी बताया कि शोल्डर जॉइंट के अंदर ज्यादातर पैथोलॉजी रोटेटर कफ की ही होंगी, रोटेटर कफ में ज्यादातर टीयर्स ही होते हैं, ठीक है। वो जो मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं रोटेटर कफ के, उसके टेंडन के अंदर टीयर हो सकता है। अब वो टीयर किस टाइप के होते हैं वो हम आगे अंदर हम इसको पढ़ेंगे। And the most common involved is the supraspinatus tendon. That is the muscle tendon involved in the rotator cuff। तो रोटेटर कफ में भी जो सबसे कॉमन इंजर्ड होता है ना वो सुप्रास्पाइनस। ठीक, मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। आवाज स्लो आ रही है? नो मैम ठीक आ रही है। तो बेटा अब आपके ठीक माइक है मैम। अपना जो है ना वॉल्यूम थोड़ा सा वो बढ़ाओ, ठीक है। फिर आ गया पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द रोटेटर कफ डिजीज टिपिकली कंप्लेन्स ऑफ अ डल क्रॉनिक एक इन द शोल्डर। जो रोटेटर कफ के आते हैं ना प्रॉब्लम, एक तो वो पेन के साथ आएगा, और पेन भी इस तरह होगी जैसे आपको हल्की हल्की सी जैसे ना हर वक्त पेन रहती है, डलनेस, डल पेन जिसे कहते हैं। एक होती है ना शार्प पेन, इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता, और एक होती है रेडिएटिंग पेन। ये डिफरेंट टाइप की पेन होती है। रेडिएटिंग पेन होती है, हमेशा याद रखो पेन की टाइप में आपका वो जो नर्व की वजह से होती है, ड्यू टू नर्व जो पेन आ रही है, जो रेडिएट कर रही है, दैट इज ड्यू टू द नर्व, ठीक है। वो नर्व कंप्रेशन से हो सकती है। आप शियाटिका की पेन ज्यादातर जो है ना वो इसी वजह से आती है कि जो पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे बैक पे पेन होती है, बट जो है ना मेरी लेग में भी जा रही है पेन, रेडिएट कर रही है। दैट मीन्स उसकी जो लो बैक के जो नर्व्स हैं वो मे बी कंप्रेस हो रही हो ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है। कोई एक्सटर्नल कंप्रेशन हो सकता है, कुछ भी, कोई भी कंप्रेशन नर्व के ऊपर कैसे भी हो सकता है, ठीक है। अब जिस कार्पल टनल सिंड्रोम है, दैट इज आल्सो अ कंप्रेशन ऑन द मीडियन नर्व। तो वो कंप्रेशन किसी भी वजह से हो सकता है, कोई ट्रॉमा है, ठीक है, जिसकी वजह से उसने नर्व कंप्रेस करती है, ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर चांसेस होते हैं कि आपके जो जॉइंट्स होते हैं उसके अंदर फ्यूजन बढ़ जाती है और आप स्वेलिंग और जॉइंट्स स्वेलिंग ज्यादा हो जाती है, और उसमें उस वजह से प्रेगनेंसी की वजह से इट्स अनदर कॉज के वो कंप्रेशन कॉज कर सकती है, और उसकी वजह से आपको वो सिंड्रोम हो सकता है, ठीक हो गया। तो पेन हमारे पास जो शोल्डर की होगी वो शार्प नहीं होगी, वो रेडिएटिंग नहीं होगी, इट्स अ डल पेन, ठीक है। रोटेटर कफ टीयर मोर कॉमन आफ्टर द एज ऑफ 70। अब आप वैसे ही एज 70 है, 70 एज में तो वैसे ही इंसान के सारे पुर्जे ही ढीले हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर तो वैसे ही आपके जो है ना टीयर होने के तो चांसेस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बढ़ जाते होते हैं, लेकिन 40 प्लस की एज के अंदर शोल्डर के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, सिम्टम्स क्या है पेशेंट की कंप्लेन के साथ आपको आएगा? प्रिवेंट फ्रॉम रेजिंग, उसको अपना आर्म रेज करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो कंप्लेन करेगा। वो जब भी फॉर्म कर रहा है अपने हेयर को, तब उसको उसका हाथ ही नहीं उठ रहा, उसका बाल ही नहीं ऊपर जा रहा है, तो एक तो ये कंप्लेन होगी। दूसरी उसके पास क्या कंप्लेन है? इनएबिलिटी टू रेज आर्म अबव द शोल्डर। सेम वही कि आप ऊपर, एक तो यहाँ तक लेके जब बिल्कुल ऊपर भी नहीं ले सकता पेशेंट्स का हाथ, आप खुद भी ऊपर करें उसको पेन होगी जब आप उसका हाथ ऊपर की तरफ को एडजस्ट करवाओगे। अच्छा, any limitation to the range of movement and degree that pain or symptoms begin, ठीक है। कोई भी मूवमेंट उसकी करवा के आप देख रहे हो उसको पेन हो रहा है, दैट मीन्स उसके रोटेटर कफ मसल्स इन्वॉल्व हैं। अब रोटेटर कफ कहीं 4 मसल, उन्होंने तो मूवमेंट करवानी है, सारी मूवमेंट वही करवा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है सुप्रास्पाइनेटस हो, ठीक है, और कोई और मसल भी इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन है वो रोटेटर कफ का ही, ठीक। व्हाट आर द लिमिटेशंस? हम पहले भी पढ़ चुके हैं, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, ठीक है। और एक तो लिमिटेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड एक मस्कुलोस्केलेटल है। अब शोल्डर की लिमिटेशन क्या है? हम शोल्डर जॉइंट में अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं कर सकते? क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी कि हम जो है ना अल्ट्रासाउंड इन के क्या ये लिमिटेशन है? हम इन में तो देख सकते हैं, लेकिन ये चीजें ये हम नहीं इसमें डिटेक्ट कर सकते। नंबर 1 इज द ग्लिनोह्यूमेरल लिगामेंट दैट लाइज इंटीरियर, सॉरी क्या कहते हैं, बिल्कुल अंदर की तरफ वो होता है, ठीक है। बिकॉज ग्लिनोह्यूमेरल लिगामेंट, वो ग्लिनोइड कैविटी और ह्यूमेरल जाके वहां पे अटैच होगा, तो उसके अराउंड जो लिगामेंट उसमें उसको फिक्स किया हुआ है,
वो अंदर की साइड पे और बोन के पीछे है, ठीक है। जब हम अल्ट्रासाउंड करेंगे तो हमें कोई विंडो नहीं मिलेगी, प्रॉपर विंडो नहीं मिलेगी कि हम उस लिगामेंट को प्रॉपर विजुअलाइज कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशन कि हम इस लिगामेंट को ऑन अल्ट्रासाउंड नहीं देख सकते इफ इट्स इंजरी ऑफ दैट लिगामेंट, ठीक है। अल्ट्रासाउंड इज कॉम्प्लीमेंटरी विद अदर मोडालिटीज एंड वी नो के हम अल्ट्रासाउंड के अलावा क्या क्या यूज कर सकते हैं मोडालिटीज फॉर बोनी। ऑब्वियसली हम मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड भी नहीं करते, फॉर बोनी इंजरीज बोन से लिए सबसे पहले एक्सरेज, ठीक। एंड अगर हम लोग उसके अंदर आ गए हैं मसल टेंडन या कोई लिगामेंट की इंजरी तो हम लोग एमआरआई सीटी डिटेल्ड इमेजिंग के लिए चले जाते हैं। बोन्स अगर डिटेल देखनी है देन सीटी, एंड अगर हमने सॉफ्ट टिश्यूज देखना है, नर्व की इंजरीज देखनी है और जितनी डिटेल हम देख सकते हैं, ट्यूमर की इन्वेजन्स देख सकते हैं, अगर बोनी ट्यूमर्स है देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द एमआरआई इन्वेस्टिगेशन। अदर इन्वेस्टिगेशंस में आर्थ्रोस्कोपी होती है, दिस इज लाइक एंडोस्कोपी, इसके अंदर कैमरा होता है, स्कोपी इज लाइक आप विजुअलाइज कर रहे हो विद द कैमरा, ठीक है। एंड आर्थ्रो इज मतलब जॉइंट के अंदर आप कैमरा इंसर्ट करते हुए आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो। दिस इज अनदर इन्वेस्टिगेशन बट ये आपके इसमें नहीं आती डोमेन में, ठीक है। इमेजिंग ये जो है ना पता होनी चाहिए, बट ये एंडोस्कोपी किस तरह होती है ये ऑर्थोपेडिक वालों की एक नहीं है, उसमें ये लोग करते हैं। बट इमेजिंग के अंदर एक्सरे सीटी एमआरआई एंड अल्ट्रासाउंड, ठीक है। इक्विपमेंट वी ऑल नो कि हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी प्रोब यूज हो रही है विद द फ्रीक्वेंसी मोर देन 8, ठीक है। और जितनी अच्छी रेजोल्यूशन, जितनी हाई फ्रीक्वेंसी उतनी अच्छी रेजोल्यूशन, तो वो डिपेंड करता है कि हम कितनी हाई लेकर जा सकते हैं अपनी रेजोल्यूशन को टू विजुअलाइज द सुपरफिशियल स्ट्रक्चर। एंड फॉर द स्कैनिंग पर्पस अल्ट्रासाउंड के मस्कुलोस्केलेटल के लिए careful scanning is required because we have to avoid anisotropy. What is anisotropy? We have to visualize different structures उनकी visualize जो उनकी echogenicities है वो different होनी चाहिए because ultrasound musculoskeletal के अंदर 3-4 चीजें तो हमें देखनी होती हैं। If it looks like same तो हम कैसे इनको differentiate करेंगे? एक 3 चीजें देखनी है, ligament देखना है, tendon देखना है, bones देखना है, muscles देखने हैं। ये bones तो आपको पता है कि बिल्कुल ही अलग से white हमें नजर आ रही होती हैं, बट जो हमारे लिगामेंट और टेंडन है थोड़ी सी भी उनकी एंगल आता है तो उसके अंदर जो है सेम उनके अंदर जो है हमारे पास विजुअलाइजेशन हो सकती है, उनकी एफिशिएंसी सेम हो सकती है। फॉर दैट टू ओवरकम दिस हम क्या करेंगे, उसके लिए हम बीम स्टेयरिंग या कंपाउंड इमेजिंग यूज करते हैं। कंपाउंड इमेजिंग एक सॉफ्टवेयर है, आप एक बटन यूज करते हो तो वो आपको कंपाउंड इमेजिंग, बट व्हाट इज बीम स्टेयरिंग? आप एंगल देते हो, ठीक है, विद अ प्रोब, ठीक। आप बीम स्टेयर करते हो और जो बीम हमारी अल्ट्रासाउंड की है जो स्ट्रक्चर्स को देख रही है, ठीक है, उसके अंदर हम एंगल क्रिएट करते हैं विद द मूवमेंट ऑफ द प्रोब, ठीक है। आप थोड़ा सा एंगल देते हो उनको तो आपको जो है वो स्टेयर कर देते हो, या आप हैंड से स्टेयर करते हो विद द प्रोब मूवमेंट। एंड अदर जो है ना वो हमारे प्रोब मशीन के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बीम स्टेयरिंग भी कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है, या तो आप हाथ से उसको एंगल दे दो, लेकिन हाथ से एंगल देने का एरर हो सकता है बिकॉज जब एंगल देते हो उसके अंदर गैप आ सकता है, स्किन और प्रोब के अंदर एयर गैप आ सकता है, तो एनिसोट्रोपी एक हो सकती है, ठीक है, 85 डिग्री की जो मैंने आपको बताया था, ठीक। वो जो हील इफेक्ट होता है, आप एंगल दे रहे हो उसकी वजह से उसके अंदर जो आर्टिफैक्ट आने के चांसेस होते हैं, ठीक। तो आप इसको अवॉइड करने के लिए हैं तो दोनों ही, लेकिन अगर आप बहुत अच्छी स्कैनिंग कर रहे हो और ये चीज अवॉइड कर सकते हो तो थोड़ा मुश्किल है, बहुत जिनकी ट्रेनिंग अच्छी होगी वो तो कर लें। लेकिन दूसरा क्या है, आपको पता तो होना चाहिए कि आप उस तरह भी कर सकते हो और इस तरह भी। दूसरा क्या है, बीम स्टेयरिंग, ये इजी है, आप सिर्फ अपनी जो प्रोब है उसको तो स्किन के साथ इंटैक्ट रखते हो, मूव नहीं करते हो। आप जो आपको मशीन के ऊपर आपको इस तरह करके पूरी बीम नजर आ रही है उसको आप स्टेयर कर दो, वो आप एक बटन को स्टेयर राइट और लेफ्ट स्टेयर कर सकते हो, तो आप उस बीम को स्टेयर कर दो, ठीक है। तो आप एंगल उस तरह भी दे सकते हो, ये हम लोग डॉपलर में भी करते होते हैं। समटाइम्स हमें एंगल चाहिए होता है, लेस देन 60 एंगल रिक्वायर्ड होता है, तो हमारी वेसल इस तरह पोजीशनड होती है कि हम उसको या तो प्रोब एंगल पे दे दें, प्रोब अगर एंगल नहीं है तो हमारे पास हमें लेस देन 60 कैसे दें, हम उसको स्टेयर कर लेते हैं अपने जो बीम को, बीम ही स्टेयर हो जाएगी, ठीक है। अब बीम स्टेयर होगी कैसे, एक कॉमन क्वेश्चन है कि उसका के पीछे क्या फिजिक्स हो सकती है, ठीक है। अब क्या है, हमारे जो पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स हैं दे आर अरेंज्ड लाइक दैट, ठीक है। रेक्टेंगुलर अगर है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट आपको एक बीम देगी, स्ट्रेट आएगी, ठीक। अगर जो कन्वेक्स होती है वो यूं करके आती है थोड़ी, आपको क्या इसको कहते हैं, स्ट्रेट जो भी है थोड़ी यूं करके आएगी, ठीक है। जो अगर लीनियर में यूज करें तो बिल्कुल रेक्टेंगुलर और स्ट्रेट आएगी।
क्या है जो बीम आ रही है ऊपर से, वो पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स ने क्रिएट करना है, ठीक है, उसमें से बीम आ रही है। अब स्केल कर दो, अब यूं कर दो, अब क्या है, हमने क्रिस्टल्स को उसकी जो पोजीशनिंग है उसको उसके अंदर जो उसके जो क्रिस्टल जिस तरह अरेंज है उनको थोड़ा सा हमने मूव कर दिया, इस तरफ को मूव हो गया तो वो बीम इस तरह निकलेगी, ठीक है। इस तरफ को मूव कर दो, हम बीम इस तरह निकलेगी, ठीक है। प्रोब उसी तरह रहेगी लेकिन अंदर जो उसके क्रिस्टल्स लगे हैं they will move towards right और left, हम उनको स्टेयर कर सकते हैं, उनकी बीम जो है हम उसको कहते हैं। और दूसरा कंपाउंड इमेजिंग एक्सेल सॉफ्टवेयर, तो वो हमारे जो है ना उसमें हेल्प आउट करता है। अच्छा, now moving towards the pathologies, we know that rotator cuff pathologies are most common pathologies in the shoulder joint, और ये pathologies कौन-कौन सी हो सकती हैं? नंबर 1 इज द टियर। अब वो टियर या तो फुल हो सकता है या पार्शियल हो सकता है। अब हमें पता है यार टियर होगा दो टाइप के ही होंगे ना, अगर सिवियरिटी है डिजीज की तो वो क्या होगा, फुल टियर होगा। अगर उसके अंदर कोई पार्शियल टियर है दैट मींस कंप्लेंट उसी तरह ही आएंगी। नंबर 2 क्या पैथोलॉजी, ये चार पैथोलॉजीज हैं जिनको अब हम वन बाय वन, यही पैथोलॉजीज आपकी शोल्डर की है। नंबर 1 इज द टियर, नंबर 2 इज द बाइसेप टेंडन रप्चर, जो या उसकी डिस्लोकेशन। वी ऑल नो इन द एनाटॉमी के जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप था वो कहाँ पे अटैच हो रहा था, लॉन्ग हेड वो जो ग्रूव था हमारा ग्रेटर और लेसर टिब्रोसिटी का ह्यूमरस के अंदर, उसके अंदर जो ग्रूव बन रहा था उसके अंदर अटैच हो रहा था। और हमने बाइसिपिटल ग्रुप पे, जी बेटा, बाइसिपिटल ग्रुप पे हो रहा था इनसाइड। ग्रूव जो था जो लेसर और ग्रेटर टिब्रोसिटी के दरमियान था, और उसमें हमने पढ़ा था कि अगर जितनी ज्यादा उसकी डेप्थ होगी उतनी वो ज्यादा अच्छे से फिक्स हो सकेगा, जितनी कम वो हमने 3 mm वो पढ़ा था ना उसमें, याद होगा सबको, कि मतलब जितनी उसकी डेप्थ कम होगी उसके डिसलोकेट होने के चांसेस ज्यादा है। ये चीज हमने एनाटॉमी में पढ़ी थी। तो इसके शोल्डर के उसके अंदर डिजीज में अगर पढ़े तो नंबर 2 पे यही आता है कि उसकी डिसलोकेशन या बाइसेप टेंडन्स का हमारा रप्चर होने के चांसेस ज्यादा है। Number 3 is the calcific tendinitis. It's an inflammation of the tendons, and due to inflammation, ज़्यादा inflammation होती है, वहाँ पे हमें calcifications मिल जाती है, ठीक है? Due to the inflammation of tendon, we see calcification on that specific area, so that is known as calcific tendinitis. यहाँ पे उस अगर calcifications नहीं है, तो फिर हमने जिस तरह उसमें भी पढ़ा था wrist के अंदर, इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियल शीट जो है हमारी टेंडन्स की, उनकी अगर इन्फ्लेमेशन होती है तो वो भी डिजीजेज मिलती जुलती, सारों की डिजीजेज मिलती है। इन्फ्लेमेशन हो सकती है, टीयर हो सकता है, रप्चर हो गया, उसके बाद फ्रैक्चर हो गया, यही चार चीजें पढ़नी है, उनकी यही चीजें हो सकती है। फ्यूजन हो गया, ठीक है, फ्यूजन हमें पता है, हमने जॉइंट्स पढ़े हैं और ऑलरेडी वी नो कि उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है, और उसका नॉर्मल फ्लूइड हर जगह पे हमें हर जगह का वैल्यूज हैं कि इसके अंदर कितना नॉर्मल फ्लूइड होता है। इफ इट एक्सीड्स या उसके अंदर से जो है ना फ्लूइड कम हो जाता है, वो पैथोलॉजी की तरफ ऑब्वियसली लेकर जाएगा। फोर्थ वन इज द जॉइंट फ्यूजन। तो दीस 4 पैथोलॉजीज आर कॉमन दैट विल बी रूल्ड आउट इन अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो ये हमारी 4 पैथोलॉजीज हैं, इन्हीं को हमने शोल्डर जो है वन बाय वन देखा। अच्छा, ये जो है ना दीज वर द कॉमन, दीज आर लेस कॉमन, ठीक है, शोल्डर की जॉइंट है। अब आर्थराइटिस आप हो गया, आर्थराइटिस इज वेरी कॉमन, बट इन शोल्डर जो आर्थराइटिस इज कॉमन इन नी क्या जब स्कैन करते हैं ना तो उधर हम लोगों को इसको डायग्नोज करना इजी क्या है, बट शोल्डर में ड्यू टू मसल्स और इतना ज्यादा मसल्स होते हैं, हम बोन को इतना अच्छे से विजुअलाइज और आर्थराइटिस को इन्फ्लेमेशन जो भी है जॉइंट की उसको इतने अच्छे से हम, बट दिस इज कॉमन, दिस इज प्रेजेंट बट लेस कॉमन, ठीक है। तो जो कॉमन है वो 4 वो हैं जो कि हम शोल्डर जॉइंट को कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास बर्साइटस है, एनाटॉमी में पढ़ा था, बर्साज हैं हमारे पास, एंड सबके नेम अकॉर्डिंगली जहाँ जहाँ वो प्लेस थे उनके वो बरसात थे, एंड ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ दीस बरसात वी से के उनका बर्साइटिस हो सकता है। सब डेल्टॉइड और सब एक्रोनियम बर्साइटिस, आर्थराइटिस, देन फ्रैक्चर्स, ठीक है। इम्पिगमेंट ऑफ द रोटेटर को, व्हाट इज इम्पिगमेंट? इम्पिगमेंट क्या होता है? एक देखो, एक आपके पास टनल है, एक स्पेस है जिसके अंदर से टेंडन फॉर एग्जांपल मूव कर रहे हैं, ठीक है। जब वो मूवमेंट होती है, वो जो ये मूवमेंट होती है, क्या मूवमेंट को कहते हैं, आगे पीछे की तरफ जो मूवमेंट होती है, ठीक है, बैक एंड फोर्थ, ठीक है, उसकी मूवमेंट की वजह से उसके अंदर क्या हो सकती है, फ्रिक्शन की वजह से वो टियर हो सकता है, ठीक है। वो ड्यू टू द नैरो स्पेस उसके अंदर से टेंडन गुजर रहे हैं, ठीक है। जो स्पेस है ना, और उसकी वजह से मूवमेंट की वजह से जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रही है, आप टेंडन को फ्लेक्शन हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है, टेंडन मूव कर रहा है वो बोन के साथ,
समझ लो कि रगड़ाई हो रही है उसकी, ठीक है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, उसकी वजह से उसमें टियर हो सकता है। दिस इज द इम्पिटमेंट, ठीक है, ड्यू टू द नैरो स्पेस। अच्छा, रोटेटर कफ, अब वन बाय वन इन पैथोलॉजीज को हम सिर्फ रीड आउट करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा व्हाट आर दीज। रोटेटर कफ टियर हैव वाइड रेंज ऑफ अपीयरेंस एंड प्रेजेंटेशन. Ultrasound is quite accurate in making the diagnosis of the rotator cuff tear with an overall accuracy of 96%. ठीक है, अल्ट्रासाउंड के ऊपर रोटेटर कफ इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इसकी एक्यूरेसी रेट 96% है. वी कैन डायग्नोज रोटेटर कफ टियर वेरी इजीली, एक्यूरेट, ठीक है. अच्छा, 4 मेजर क्राइटेरियाज है और 4 माइनर क्राइटेरिया. तो मेजर क्राइटेरियाज टियर के कौन कौन से हैं? कंप्लीट नॉन विजुअलाइजेशन ऑफ द कफ, कंप्लीट नॉन विजुअलाइजेशन ऑफ द कफ. क्या समझ आती है? कंप्लीटली नजर नहीं आ रहा, ठीक है. नंबर 2, लोकलाइज्ड या फोकल जोन विजुअलाइजेशन, कोई स्पेसिफिक जोन नजर आ रहा है. कंप्लीट, पहले तो हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, ठीक है, दैट मींस वो पार्शियल हो सकता है. अब आगे हम टीयर्स के एग्जांपल्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें समझ आ रही है ना कि ये जो है मेजर क्राइटेरिया है. नंबर 1 इज द कंप्लीट नॉन विजुअलाइजेशन, नंबर 2 इज द लोकल या फोकल जोन विजुअलाइजेशन, नंबर 3 इज द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द. अभी पीछे पढ़ लिया है ना, डिसकंटिन्यूटी होगी तो डिसलोकेशन की तरफ वो लेकर जा रहा है. डिसलोकेशन ज्यादातर लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप की होगी. एंड the fourth one is the abnormal cuff echogenicity and that is due to inflammation. ये हमने 4 पीछे पढ़ लिए हैं. अब वो उनका क्राइटेरिया यही है कि हमें अल्ट्रासाउंड पे अगर ये चीज इस तरह की दिख रही है, दैट मींस ये पैथोलॉजी हो सकती है. एब्नॉर्मल एकोजेनिसिटी हो गई है, दैट मींस इट इज लीडिंग टुवर्ड्स द इंफ्लेमेशन. ठीक, अगर हमें डिसकंटिन्यूटी मिलती है, दैट मींस डिसलोकेशन है. ठीक है, अगर हमें कंप्लीट नॉन विजुअलाइजेशन मिल रही है, दैट मींस कंप्लीट पार्शियल, कंप्लीट टियर. इफ फोकल जोन और हमें स्पेसिफिक जोन नजर आ रहा है, दैट मींस पार्शियल टियर. समझ आ गई? ये जो क्राइटेरिया ये याद करने हैं आप लोगों ने. ये जो क्राइटेरिया है ये अल्ट्रासाउंड के. इफ यू सी दिस ऑन अल्ट्रासाउंड तो ये प्रॉब्लम हो सकती है. क्लियर हो गया? अब वही चीज है कि अब हम इनको देख लें. कंप्लीट नॉन विजुअलाइजेशन को देखो तो कहते हैं बेयर शोल्डर, बिकॉज हम देख ही नहीं सकते हैं. बेयर क्या होता है? खाली. ठीक है, बेयर शोल्डर और मैसिव कहाँ पे टियर हो सकता है? ठीक है, तो आल्सो नोन एज बेयर शोल्डर और मैसिव फुल थिकनेस टियर विद कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द रोटेटर कफ. क्लियर हो गया? अब वो टियर मोर देन 3 सेंटीमीटर है तो मैसिव टियर. मैसिव टियर लीडिंग टुवर्ड्स कंप्लीट टियर, नॉट पार्शियल. Small full thickness tear is less than 1 centimeter and large full thickness is 1 to 3 centimeter. Massive more than 3, large full thickness 1 to 3 or small less than 3. These are the tear की जो वो है. जी हाँ deltoid and subdeltoid bursa sit alone on the top of the proximal humerus. These are ये जो हमने अभी bursa से पढ़े, bursitis किसमें कॉमन होता है? subdeltoid और subacromium bursa का ही ज्यादातर bursitis फॉर्म है. इसकी इंफॉर्मेशन होती है. अच्छा, full thickness tear allows communication of the glenohumeral joint and SD, SA, subacromium and subdeltoid SD. bursa while partial thickness tear do not. ठीक. अब आज एसोसिएटेड विद बोनी इरेगुलरिटीज अगर आ रही है तो बोनी इरेगुलरिटीज क्या डिजीज हो सकती है? किस तरफ लेके जा रहा है हमें? डीजेनरेटिव चेंजेस. ठीक है, और वो हमें आर्थराइटिस की तरफ भी लेकर जा सकता है अगर बोन्स के अंदर इरेगुलरिटी है, उसके अंदर स्पाइक्स बन रहे हैं, उसके अंदर ऑस्टियोफाइट्स बन रहे हैं. तो दिस इज द इरेगुलरिटी ऑफ द बोन एंड दैट इज एसोसिएटेड विद द प्रॉक्सिमल ह्यूमरस. हमें जो ह्यूमरस ऊपर वाली प्रॉक्सिमल पार्ट है उसके अंदर अगर इरेगुलरिटी नजर आ रही है तो हम कह सकते हैं कि आर्थराइटिस एंड दैट वाज द लेस कॉमन. फिर आ गया थिकनिंग ऑफ द bursa आल्सो प्रेजेंट. अच्छा, अब ये देखो, ये जो ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहा है फुल थिकनेस टियर है सुप्रास्पाइनलिस. अब टियर होता है तो कुछ चीज फट जाती है ना. आप देखो उसके अंदर सुराख हुआ हुआ है इतना बड़ा. अब ये ब्लैक कलर का इट्स अ टियर, इट्स अ कंप्लीट टियर. ठीक, अगर मैं पार्शियल दिखाऊंगी तो आप डिफरेंशिएट कर सकोगे. अच्छा, full thickness tear of the supraspinatus tendon with the effusion of subacromial bursa. ठीक है, अगर आप ये देखो तो दिस इज ये और इसको अगर देखो डिफरेंस है ना, दिस इज ब्लैक एंड दिस इज नॉर्मल.
ठीक है। दिस इज अ कंप्लीट टीयर, आप यूं समझ लो कि ये कपड़ा था जिसके अंदर सुराख हो गया, वो फट गया है, तो वो टीयर है, बहुत कंप्लीट मैसिव टीयर है। उसको आप वो करो, मेजर करो तो आप उसको, ठीक है। और उसके साथ हमें यहाँ पे एक बरसा नजर आता था जो कि कुछ एक कुशन, मतलब एक समझ लो पैन एक बरसा पड़ा हुआ था। तो उसके अंदर आप देख रहे हो उसके अंदर एक इन्फ्लेमेशन सी होना स्टार्ट हो गई, डॉपलर डालोगे तो हाइपरवैस्कुलराइज भी होगा ये बरसा। तो दिस इज बर्साइटिस, सब एक्रोनियम बर्साइटिस। और अलोंग विद दिस हमें ये इसके अंदर जो टीयर इतना मैसिव सा नजर आ रहा है, दिस इज द कंप्लीट टीयर सुप्रास्पाइनेटिस। ये पूरा आगे ठीक हो गया हमसे, ठीक है। सुप्रास्पाइनल ये यहाँ पे जाके बारीक होकर जिस तरह अटैचमेंट होती है उसकी टेंडन की। एंड अगर इस तरफ देखो, ये अब यहाँ से नजर नहीं आ रहा ना, तो ये वाला एरिया ये वाला आगे इस तरीके यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आगे जो है ना, ये बिल्कुल यहाँ देख रहे हो इसकी होमोजीनियस स्ट्रक्चर, और ग्रे सा हमें ये आगे फिर इस तरह से अटैच हो। और इधर देखो तो ये इसके अंदर इतना बड़ा जो है क्लियर है, क्लियर हुई है इमेज। तो ये वाला, ये आगे से देख लो ना, यहाँ से देखो तो पीछे ये देखो, यहाँ पे भी अभी आपको नजर आ रहा है ब्लैक ब्लैक सा, यहाँ पे भी टीयर है, लेकिन आगे जो है इसके अंदर अटैचमेंट है, ठीक है। टेंडन है ना, टेंडन तो अटैच होगा अपने उसके साथ, ये डिस्लोकेट हो गया। टेंडन की अटैचमेंट तो है डिस्टली, ठीक है, लेकिन उसने सेंटर के अंदर अपना पूरा कंप्लीट टीयर उसने कर दिया, हट गया है वो बिल्कुल, ठीक है। लेकिन आगे टेंडन अटैच तो है अपने जहाँ पे उसने अटैच होना है। तो ये बारीक सा जो पार्ट है, दिस इज द अटैचमेंट ऑफ द टेंडन सुप्रास्पाइनेटिस। अच्छा, रोटेटर कफ हियर विद द बर्सा एफ्यूजन, ये बर्सा के अंदर, इसके अंदर फ्लूइड भी है, इसको आप छोड़ दो, इसको क्लियर इमेज नहीं है। प्लस लीजर साइन, अब देखो आपने वो देखा होगा कि समंदर के अंदर जो एक वो क्या कहते होते हैं, जो गैसेस को शायद सुना भी हो, वो ना क्या कहते हैं, पानी ऊपर की तरफ को ऐसे जाता है ड्यू टू गैस, उसको गीजर साइन कहते हैं, ठीक है। वो क्या होता है आप बस समझ लो, मुझे तो उसका आइडिया नहीं है क्या चीज होती है, बट हाँ वही चीज जो है ना, गैसेस की वजह से समंदर के अंदर, किसी को अगर ऑनलाइन भी याद हो तो बताना, वाटर बहुत ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ को जाता है, ठीक है, प्रेशर से ऊपर की तरफ को जाता है ड्यू टू गैस, ठीक। तो इसके उसको कहते हैं गीजर साइन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर शोल्डर के अंदर आपको मिल रहा है गीजर साइन, तो वो उसी से एसोसिएटेड है कि दैट मींस इसके अंदर से फ्लूइड ऊपर की तरफ को जा रहा है, ठीक। और वो क्यों, कैसे फ्लूइड ऊपर की तरफ जाता है, सिचुएशन इन व्हिच अ कॉन्ट्रास्ट मीडिया, इफ वी इंजेक्ट अ कॉन्ट्रास्ट मीडिया इन द शोल्डर जॉइंट, ठीक है, हम लोग कॉन्ट्रास्ट स्टडी भी कुछ करते होते हैं शोल्डर के अंदर। तो if contrast media leaks from the shoulder joint through the rotator cuff into the acromioclavicular joint during a contrast arthrogram of the shoulder, this is known as Gieser sign, ठीक। जब हम लोग आर्थ्रोग्राम के अंदर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं शोल्डर स्टडी के लिए, जब हमने कॉन्ट्रास्ट दिया, नॉर्मल तो हमें कॉन्ट्रास्ट उसको नजर आना चाहिए, उस स्ट्रक्चर्स को हाईलाइट कर देगा और ऐसे, लेकिन नहीं, कॉन्ट्रास्ट दिया साथ ही ऐसे ऊपर की तरफ को कॉन्ट्रास्ट दिया, व्हाइट कलर का नजर आ रहा है, ऊपर की तरफ को जाता है, दैट मींस वो एक गीजर साइन है, दैट मींस वहां पे कोई टीयर है, कंप्लीटली हो सकता है जितना मैसिव है जिसकी वजह से ऊपर की तरफ को गया है ना, वो टीयर में से, ठीक है। Presence of this sign suggests a large rotator cuff tear, ठीक है, ये बात अब मैंने बता दी, with erosion of the under surface of the AC joint। अच्छा, सेकंड था लोकलाइज जोन, ऊपर चला गया, अच्छा पीडीएफ में थोड़ा लोकलाइज या फोकल नॉन विजुअलाइजेशन, अब ये किस तरफ लेकर जा रहा है, ये हमें पार्शियल टीयर में जाएगा, ठीक है, बिकॉज फोकल जोन का indicates less severe partial thickness rotator cuff most often occur in the anterolateral या critical zone of the supraspinatus tendon। हमने जब critical zone पढ़ा था, हमने उसके अंदर पढ़ा था ना कि supraspinatus के अंदर भी जो है बड़ा इसका वो है शोल्डर में, ठीक है। what is critical zone? Less vascularized area. ठीक है, क्या होता है critical zone? What is that? मैम मिनिमल वस्कुलराइजेशन जहाँ होती है उसे कहते हैं क्रिटिकल जोन। ठीक है, तो वैसे मैं पूछ, ये बिस्मा है ना? यस मैम। मैं वैसे बच्चे में क्लास में किसी से पूछती थी, आपने जवाब दे दिया। चलो, लेस वैस्कुलराइज्ड एरिया है वहाँ पे, इसको हम क्रिटिकल जोन कहते हैं, और डिफरेंट एरियाज हमने इसके अलावा, अच्छा बताओ बिस्मा और कौन कौन से एरियाज क्रिटिकल जोन में आते हैं? सुप्रास्पाइनेटस है,
मैम सुप्रास्पाइनेटस टेंडन है और मिडल एरिया ऑफ एचिलिस टेंडन होते हैं। Very good. ठीक है, तो हमारे पास एचिलिस टेंडन भी जो है वो भी उसमें आता है क्रिटिकल जोन में। फिर हमारे पास, अच्छा अभी हम क्या पढ़ रहे थे, पार्शियल टियर। तो पार्शियल टियर में हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस टेंडन का जो क्रिटिकल जोन है मोस्ट ऑफन अकर इन द एंट्रोलेटरल या क्रिटिकल जोन ऑफ द सुप्रास्पाइनेटस। इस क्रिटिकल जोन के अंदर पहले वो है लेस वैस्कुलराइज्ड एरिया सुप्रास्पाइनेटस, ठीक है, उसके अंदर अगर टियर होता है तो दैट विल बी पार्शियल टियर। ठीक, अच्छा फिर उसके बाद हो गया डेल्टॉइड हर्निएशन साइन। अब हर्निएशन क्या होता है कि वो जो डेल्टॉइड है वो अपनी जगह से दूसरी तरफ हर्निएट करता है। पार्शियल थिकनेस के अंदर जो है मोस्ट कॉमन टाइप इंट्रा सब्सटेंस, आर्टिकुलर सरफेस सेकंड मोस्ट कॉमन एंड डोर्सल सरफेस लीस्ट कॉमन। दीस आर द साइट्स ऑफ द पार्शियल टियर। इस डायग्राम में देखो तो ये देखो ये सुप्रास्पाइनेटस है, ये थोड़ा सा यहाँ पे टियर हुआ पार्शियल, ये पूरा ठीक आ रहा है, इसके अंदर यहाँ पे थोड़ा सा टियर है। फोकल जोन मतलब एक स्पेसिफिक जोन, एक स्पेसिफिक एरिया का टियर, ठीक है, ये वाइट पूरा आ रहा है, ये यहाँ पे टियर हुआ है। These are the partial जो है ना टियर्स। देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक एरिया कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर हमें नजर आ रहा है। अगर हम अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं तो ये देखो ये पूरा सही से नजर आ रहा है वाइट, और इसके अंदर ये ब्लैक कलर का छोटा सा यहाँ से समझ लो कि फटा हुआ टियर है। ठीक, अब ये देख लो, ये देख रहे हो इसके अंदर दीज आर पार्शियल टियर। क्लियर? अब आज जो थर्ड वन और आखिरी रह जाएगी फिर हमारे पास कौन सी इन्फ्लेमेशन या इफ्यूजन, ठीक है, वो हम लास्ट पढ़ेंगे। एंड दिस इज द डिसकंटिन्यूटी। अब डिसकंटिन्यूटी क्या है, डिसलोकेशन है, किसकी हो सकती है? An appearance often seen with a smaller rotator cuff tear, usually associated with the fluid collection within the glenohumeral area or SD bursa, filling the space within the torn cuff. अब discontinuity है, एक जगह से डिस्प्लेस हो गया एक जगह, ठीक है, तो उसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो हमें ज्यादा नजर आएगा, वहां पे टियर होगा वो ज्यादा हो सकता है ड्यू टू डिसकंटिन्यूटी। और उसके अंदर डबल कॉर्टेक्स साइन बनता है। व्हाट इज डबल कॉर्टेक्स साइन? उसके अंदर ड्यू टू डिसकंटिन्यूटी अब जो है हमारा जो कॉर्टिकल एरिया जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसके अंदर हमें डबल लेयर्स नजर आएंगे, डबल साइन नजर आएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि एक जगह अब आप देखो, अब ये ड्यू टू शेडो होता है, अब डिसकंटिन्यू हो गया या डिसलोकेट हो गया अपनी जगह से, तो वो हमें इस तरह नजर आता है कि दो लेयर्स नजर आ रही है। अगर दो लेयर्स कॉर्टेक्स की नजर आ रही है अल्ट्रासाउंड पे, ठीक है, ये कुछ हमने समझ लो कि अल्ट्रासाउंड की निशानियां रखी हुई है, इस तरह अगर नजर आ रहा है तो ये चीज नजर आ रही है, डबल कॉर्टेक्स साइन नजर आ रहा है तो दैट इंडिकेट डिसकंटिन्यूटी ऑफ द कफ। अच्छा, लास्ट वन द abnormal cuff echogenicity. It is least reliable indicator of the rotator cuff because हमें पता है anisotropy is the common artifact in musculoskeletal ultrasound. ठीक है, ये हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। अब बात की समझ आई कि हमने ये क्यों बात की थी, बिकॉज जो है अब देखो एबनॉर्मल एकोजेनिसिटी हमें पैथोलॉजी की तरफ लेकर जा रही है। थोड़ी सी प्रोब मूवमेंट हमें जो है ना पैथोलॉजी रूल आउट कर सकती है। अगर वो नॉर्मल भी है तो हम उसकी एकोजेनिसिटी डिफरेंट नजर आ रही है, दैट विल इंडिकेट पैथोलॉजी। तो ये बड़ा कॉमन एनिसोट्रोपी है, तो ये बड़ा ध्यान से मस्कुलोस्केलेटल करते हैं, थोड़ी सी एकोजेनिसिटी डिफरेंट, हम कुछ भी उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज लीस्ट रिलायबल। अगर हमें एकोजेनिसिटी डिफरेंट है हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, कंफर्म पैथोलॉजी भी होगी हम छोड़ देंगे, भाई ये पता चले हमारी कोई आर्टिफैक्ट की वजह से ही आई हो, ठीक है, हमारी अपनी ही उसकी प्रॉब्लम की वजह से, प्रोब की वजह से आई हो, तो दिस इज लीस्ट रिलायबल, हम इसको प्रॉपर कंफर्म नहीं कह सकते। However, focal area of the increase or the decrease echogenicity may represent a small rotator cuff tear. Most tears of the supraspinatus tendon occurs in the, it's an MCQ. ठीक हो गया, चल चारों हो गए, अब आगे चलते हैं और क्या हो सकता है। Always measure the rotator cuff tear in two orthogonal planes. हम जब भी अल्ट्रासाउंड करते हैं ऑब्वियसली जब भी मेजरमेंट्स लेते हैं तो दो प्लेन्स में तो लेते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। Always determine the distance of the tear from the long head of the vesical tendon. जहाँ पे हमें full thickness full tear मिल रहा होता है, जो ज्यादा वाला एरिया होता है हम मेजर हमेशा उसी को करते हैं, the largest tear area जो होता है, ठीक है, smallest. Always compare both shoulders. जब भी आप मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड करते हो, इवन कि आप एक्सरे भी करते हो, तो आप दोनों को कंपेयर करते हो। आपकी नी में एक नी में प्रॉब्लम है तो आप दोनों नी का अल्ट्रासाउंड करवाते हो, ठीक है। अगर किसी को कंप्लेन है तो देखा होगा आपने अपने रिलेटिव्स में
मदर को, फादर को, अल्लाह ना करे किसी को हो, लेकिन एज में हो जाता है कि आपको नी में, उनको कंप्लेन एक नी की होगी, अल्ट्रासाउंड एक्सरे करवाएंगे तो वो दोनों नी के करेंगे। इसी तरह हम शोल्डर का करते हैं तो ऑलवेज कंपेयर वन साइड विद द अदर साइड, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि नॉर्मल है। दैट वाज द मेजर क्राइटेरिया। अब आज माइनर, माइनर क्या हो सकते हैं? इंट्रा और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्लूइड, ये माइनर से हैं, दैट आर नॉट कॉमन बट दे आर प्रेजेंट। इंट्रा और एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्लूइड। Second is the abnormal contour of the subdeltoid bursa. थोड़ा सा contour change हुआ है, अब हम उसको फाइनल डायग्नोज नहीं कर सकते, ठीक है, फ्लूइड है, हम इसको प्रॉपर, बट दे आर प्रेजेंट, ठीक है, तो माइनर क्राइटेरिया है टीयर्स। अच्छा, नॉर्मल ऐसे एसडी बर्सा मिलिया 2 mm और लेस। एलिवेशन ऑफ द ह्यूमरस हेड, अब एलिवेट हुआ हुआ, अब वी कैन नॉट से कि दिस इज डिसलोकेशन और डिसकंटिन्यूटी, ठीक, अब मे बी वो किसी भी पेशेंट पोजीशनिंग की वजह से भी हो सकता है, उसको हम कहेंगे भी इस तरह उन्होंने यूं करके रखा हुआ है, उसको फिर क्या नीचे वो करता है, वो फिर ऊपर कर लेता है, ठीक है, डिपेंड्स के पेशेंट की एलिवेशन, वो भी एक माइनर क्राइटेरिया। And the last one was the calcific tendinitis. That was the inflammation, and due to inflammation of tendon, we see calcification, white structures in the joint. और वो किसके डिपॉजिट्स हो सकते हैं? That is of the calcium crystals या milk of calcium. आपको पता है ये calcification जब भी होगी, that is due to the calcium deposits in the supraspinatus. That is the critical zone. Critical zone के अंदर ही rotator cuff supraspinatus में ही ज़्यादातर इसकी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। पेनफुल कंडीशन है calcific tendinitis, very painful condition। ये आपको व्हाइट क्लियर नहीं है, लेकिन इससे ब्राइट व्हाइट नजर आते हैं सुप्रास्पाइनेटस के अंदर, ठीक है। ये हमें इसका ये एक्सरे है, उसके अंदर देख रहे हो, उसके अंदर जो है व्हाइट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है। एंड बाइसेप टेंडनाइटिस, जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप जो था टेंडन, उसका इन्फ्लेमेशन या उसकी synovial sheath की इन्फ्लेमेशन इज आल्सो वेरी कॉमन inflammation, जो inflammation हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। पेन ओवर द anterolateral shoulder that radiates down the arm, especially with the movement, that is radiating pain, that will involve the nerve as well, जहाँ पे radiating pain होगी वो nerve involved, ठीक है। ये हम पोजिशनिंग जो है इसका जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ दिखाने के लिए कि हम पेशेंट की डिफरेंट पोजिशनिंग करते हुए शोल्डर का अल्ट्रासाउंड करेंगे, ठीक। अच्छा, for the dislocation या subluxation of the bicep tendon, long head of bicep tendon always occur over the medial wall of the bicipital group. You all know कि bicipital group के अंदर जो है वो इसकी insertion है, ठीक है। And bicep tendon tears may be due to the intrasubstance, वो हो सकते हैं partial thickness, full thickness, complete rupture। ये चीजें बार-बार रिपीट होंगी, जो पढ़ने वाली की माइनर और मेजर क्राइटेरिया वो किस तरह नजर आते हैं वो पढ़िए। फिर आगे बर्सास के इन्फ्लेमेशन, एंड SASD bursa is the second largest bursa in the human body. This is also MCQ, and after iliopectineal bursa, तो एक iliopectineal bursa सबसे बड़ा bursa है हमारी बॉडी में, ठीक है, and second largest is the SAS। याद रहेगा? iliopectineal कहाँ हो सकता है, नेम बता रहा हूँ। बिस्मा, मैम इलियम और प्यूबिस में। उसी एरिया में जहाँ पे आइलेक हमारे पास स्ट्रेस बनता है, आइलेक बोन है, ठीक है, पेक्टिनियल बर्सा वहाँ पे प्रेजेंट है, और दैट इज द लार्जेस्ट बर्सा। हमारे पास कितना बड़ा बर्सा नजर आएगा वहाँ पे, तो बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट बर्सा इज द इलियोपेक्टिनियल, एंड सेकंड लार्जेस्ट इज द एसएस, ठीक हो गया। एसएस बर्सा एक्ट एज अ बफर बिटवीन, ये अब उसका फंक्शन है, ओवरलाइंग एक्रोमियम प्रोसेस, डेल्टॉइड मसल, रोटेटर कफ। We know कि बर्सास का वही फंक्शन क्या है, कुशनिंग इफेक्ट है, कुशन की तरह होते हैं। Normal bursa can be seen as an echogenic interface between the deltoid muscle and the rotator cuff. इंटरफेस है, डोंट कंपेयर कि वो पूरा एनेक्विक, आप कहोगे कि वो तो एनेक्विक होता है, इट्स एन इंटरफेस। एकोजेनिक इज एन इंटरफेस, एकोजेनिक इंटरफेस व्हाइट कलर का इंटरफेस है बिटवीन द डेल्टॉइड मसल एंड द रोटेटर। So in case of diffusion, first location to be filled is the teardrop shaped thickening of the bursa distal to the lesser edge of the greater precocity near the insertion of the, ठीक है। अब teardrop क्या होगा, आंसू झील तो देखी है ना सबने, ठीक है, उसकी भी शेप किस तरह की है, टीयर की जैसे, सेम लाइक दैट। इसके अंदर भी जो है जो डिफ्यूजन अगर बरसा में हुई है तो डिफ्यूजन वैसे तो राउंड ओवल सा होता है, तो सबसे पहले अपनी शेप बनाएगा टीयर ड्रॉप टाइप, ठीक है। इवन व्हेन a fluid filled, it is known as teardrop sign।
ठीक, another question, SASD बरसा फ्यूजन किस तरह का हमें नजर आ सकता है? डिफरेंट, इसको तो मैं किसी भी तरह चेंज करके क्वेश्चन बना सकती हूँ, बट यू शुड नो कि इफ देयर इज अ फ्यूजन इन SASD बरसा, तो हमारे पास सबसे पहला साइन इज द ईयर क्लोज. अच्छा, दिस effusion may be due to the trauma, arthritis, gout या synovial disease. Bursitis, we know inflammation, hypervascularity and chronic inflammation is the irregular bursal thickening. हम वैसे कहते होते हैं कि तीन, हम बार बार बात करते हैं कि जो हमारे पास साइन है ऑफ इन्फ्लेमेशन इज थिकनिंग ऑफ दैट स्पेसिफिक एरिया, जिसकी भी इन्फ्लेमेशन हुई है उसकी वॉल थिकन हो जाएगी. ठीक, हाइपरवैस्कुलर, बार बार वो चीजें रिपीट होती हैं अल्ट्रासाउंड के. ठीक, एंड थर्ड इज द जो उसके अंदर फ्लूइड है, मोस्टली जो है ना उसके अराउंड फ्लूइड कंप्लीट हो जाता होगा, उसके पेंक्रियाटाइटिस है, पेंक्रियास के अराउंड फ्लूइड आ जाएगा. तो ज्यादा अगर इन्फ्लेमेशन होगी है तो दैट विल लीडिंग टुवर्ड्स द. अच्छा, बहुत इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो गई है एंड वो पस की तरफ जा रही है, तो वो हमें इंडिकेट, ये तो एन इफेक्ट होगा इसमें हाइपोक्स, वो हमें फिर इसके अंदर डेब्रिस नजर आना शुरू हो जाएगी, उसकी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन इरेगुलर हो जाएगी और उसके अंदर वो क्रॉनिक की तरफ फिर आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो जाएगा. छोड़ दो, कुछ इमेजेस नहीं समझ आते हैं वो हमें डॉक्टर. फ्रैक्चर्स, वी ऑल नो फ्रैक्चर्स क्या है. एंड शोल्डर जॉइंट के अंदर फ्रैक्चर जो है ना, शोल्डर गर्डर का जो है यूजुअली ऑफ द एवर्जन टाइप, उसमें क्या होता है, एवर्जन का क्या मतलब होता है, मतलब डिसलोक बाहर की तरफ को निकल जाना, या फ्रैक्चर इस तरह के जो होते हैं जो बाहर की तरफ एवर्जन होता है. ऑल्दो डिप्रेस्ड फ्रैक्चर्स कैन आल्सो बी फाउंड. एंड डिप्रेस्ड फ्रैक्चर क्या होते हैं, मतलब कोई चीज, ये लकड़ी है, इसको जोर से कोई चीज मारो तो ये अंदर की तरफ को धंस जाती है, ये फ्रैक्चर हो गया, लेकिन डिप्रेस्ड फ्रैक्चर. एक मैं आगे शेप दिखाती हूँ इनको. अच्छा, एवर्जन फ्रैक्चर्स ऑफ द शोल्डर यूजुअली इन्वॉल्व्स अ ग्रेटर डिप्रोसिटी एंड लेस कॉमनली लेस डिप्रोसिटी. एवर्जन बाय ग्रेटर डिप्रोसिटी इतना बड़ा उसके अंदर बाहर से आया तो वो बाहर की तरफ उसको डिस्लोकेट होने के एवर्जन के इसके चांसेस. ये देख रहे हो, दिस इज एवर्जन, ये टूटा यहाँ से निकल गया. डिप्रेशन, अंदर की तरफ को धंस गया. स्प्लिट, स्प्लिट हो गया. ठीक है, एक लाइन जो है जिस तरह इक्वल, जो जितना उसका वो उसमें था उसमें स्प्लिट हो गया. These are the types of fracture. This is eversion, this is depression, this is split. Hill chest deformity क्या होता है? Depression, fracture of the posterior humeral head secondary to the weaker and anterior dislocation is best seen with the humerus internally rotated. बस ये याद रखो, depression fracture is known as hill chest, hill chest deformity. डिप्रेशन फील हो रहा है बोन के अंदर? यस मैम. डिप्रेशन फ्रैक्चर ये अंदर की तरफ को हो रहा है, तो ये बहुत रेगुलर आ रही थी, ये अंदर की तरफ को चल रहा है. दिस इज हेयर सैक्स. ये देखो, इरेगुलरिटी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये अब इरेगुलरिटी अंदर की तरफ को हो रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से. अब इम्पिंगमेंट मैंने बताया था, रोटेटर कफ एंड लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टेंडन में बिकम कंप्रेस्ड. मैंने बताया था ना, नैरो एरिया के अंदर से टेंडन गुजर रहे हैं एंड नैरो एरिया की वजह से वो उसके अंदर कंप्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू द मूवमेंट. वो मूव करेंगे, फ्रिक्शन आएगी एंड यू बिकम कंप्रेस्ड बिटवीन द ह्यूमरल हेड एंड द thoracoacromial arch. Impingement of the rotator cuff occurs to some degree in someone's shoulder. That is not much common. The space between the undersurface of the acromion and the superior aspect of the humeral head is normally quite narrow. ये मैं explain कर चुकी हूँ आपको. Due to the narrow space, जो है उसके अंदर compression आएगा. That is the impingement center. But usually there is enough room between the acromion rotator cuff so that the rotator cuff tendon slide easily underneath the acromion as the arm raise. Normally. ठीक है, बट इस पेशेंट कंप्लेन के साथ है और इसको अल्ट्रासाउंड के ऊपर इस तरह की तो कोई पैथोलॉजी नजर नहीं आई है, बस एक ये नजर आया है कि उसके अंदर नैरो स्पेस हो गई है और जो वो है टेंडन्स है वो उसके अंदर फ्रिक्शन या कंप्रेशन उसके ऊपर आ रहा है. दैट इज ड्यू टू द इम्पिंगमेंट सिंड्रोम. ये एक्रोमियन, ये हमारे पास ये एक्रोमियन स्पेस है, इसके अंदर जो मसल्स यहाँ टेंडन्स यहाँ से गुजरेंगे उसके अंदर ये स्पेस कम हो जाएगी और उसकी वजह से any condition that further narrows this space can cause rotator cuff impingement. अब ये कोई भी स्पेस, एक तो कॉज कोई भी हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है. ठीक है, वहाँ पे उसको गिरा उस साइड पे स्पेस रिड्यूस हो गई, नैरो हो गई, इसकी वजह से ये उसको साइन आ रहे हैं, कंप्रेशन आ गया. और क्या हो सकती है, कंप्रेशन आ गया,
ठीक है, वही प्रेगनेंसी में भी हो सकता है कि आपके जो जॉइंट्स हैं वो स्वेलन हो जाते हैं, ठीक है। तो जो भी कॉज जो है, जो कंप्रेशन कॉज कर रहा है, दैट इज इन्फेक्शन। With overuse, this can cause irritation and swelling of the SDSA versa, as well as irritation or damage of the rotator cuff. Impingement classified into 3 stages. Stage 1, patient less than 25 years of age and is frequently associated with overuse injury. 25 से less की एज में stage 1 होगा. Lesser age है, ज़्यादा मूवमेंट होती है स्टेज में, आपको पता है जो ये एज होती है इसमें आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी ज़्यादा कर रहे हो, आपका शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है. तो स्टेज 1 इज द 25 लेस देन 25 एज, और इसमें फ्रीक्वेंट होता है ये जो इम्पिगमेंट सिंड्रोम. edema या hemorrhage within the rotator cuff and changes impingement syndrome. Okay, this is stage 2 एज बढ़ा दो 25 से 40 की एज में स्टेज 2 impingement syndrome. rotator cuff changes with include fibrosis and bursar thickening. ठीक है, अब वो उसकी तरफ जा रहा है. डीजेनरेटिव चेंजेस नहीं है उसके अंदर, मूवमेंट की वजह से नहीं है इतना प्रॉब्लम जितना उसके अंदर एज फैक्टर उसमें इन्वॉल्व होता है. द टेंडेंस बिकम थिन एंड फाइब्रोटिक. एंड स्टेज 3 इज मोर देन 50 इयर्स. अब इसमें क्या होगा, पार्शियल या फुल थिकनेस क्लियर, या अब जो है इम्पिगमेंट नहीं है, उसके ऊपर कंप्रेशन नहीं है, उसके अंदर इरिटेशन नहीं है, उसके अंदर फ्लूइड नहीं है, अब वो रप्चर हो गया. अब वो रप्चर होने की तरफ जा रहा है, कोई कॉज नहीं है, बस एज है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, स्टेज 3 इम्पिगमेंट सिंड्रोम. इफ आई आस्क दिस क्वेश्चन इन वाइवा तो कहना मिस मुश्किल तो नहीं है ना. ठीक है, डिफाइन स्टेज 3 इम्पिगमेंट सिंड्रोम. Which is included in stage 3? मुश्किल होते हैं मेरे क्वेश्चन, नहीं होते ना, सीधे सीधे यहाँ से उठाते हैं. मुझे कल कह रहा था देने साहब को पेपर बहुत मुश्किल होता है यार. अभी तो मैं यहाँ से सीधा सीधा बनाती हूँ, अगर बनाने पड़े ना मुझे लंबा होता है. एक बच्चे का नहीं, नहीं मैंने तो टाइम डिवाइड किया होता है कि मैंने और भी इतने 100+ बच्चे होते हैं. वो वैसे टाइम की वजह से कोई आ रहा होता है. हाँ, बस जो बच्चे मुझे आंसर्स दे रहे होते हैं मेरा भी मजा आता है, मुझे भी बार बार सुनते अच्छे नंबर नहीं लेने तुम. अच्छा चलो बात करते हैं इसको. अच्छा, तो स्टेज 3 इज ना 50+ की एज एंड दैट इंक्लूड्स द पार्शियल या फुल थिकनेस. अब उसके अंदर इन्वॉल्व कोई कंप्लेन नहीं है, ट्रॉमा नहीं है, मूवमेंट ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट ड्यू टू द एज फैक्टर उसके अंदर ये क्लियर आ रहा है. अच्छा, सोनोग्राफिक डायरेक्ट साइंस, bunching of the supraspinatus tendon against the acromion on abduction. abduct करवा रहे हो, वही हमारे पास वही आ गया ना फंक्शन उसका, डायनामिक इमेजिंग है. ड्यूरिंग मूवमेंट हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, ठीक है. उसके अंदर हमें बंचिंग ऑफ द सुप्रास्पाइनेटस टेंडन मिल रहा है, बंच मिल रहा है, ठीक है, सुप्रास्पाइनेटस का. तो डायरेक्ट साइन है, दैट इंक्लूड्स उसके ऊपर कंप्रेशन आना स्टार्ट हो गए लीडिंग टुवर्ड्स द इम्पिगमेंट. ठीक, fluid may be moved laterally in the subdeltoid bursa with abduction. The humeral head may be posed inferiorly at the top of the section. Indirect sign क्या है? Rotator cuff does not pass freely beneath the acromion. We know कि compression, narrow space. It is sometimes difficult to separate burning of the painful shoulder from impingement in this situation. Bicep and supraspinatus tendonitis हो जाएगा. These all are the indirect sign. Possible cause impingement के क्या है? तो जेनिटल वेरिएशन, लॉस ऑफ रोटेटर कफ, ये आगे बस रीडिंग वाली चीजें हैं. कॉजेस क्या हो सकते हैं? फ्रोजन शोल्डर, नाम सुना है? ठीक है. फिर उसके बाद थिकन और कैल्सिफाइड क्रोमो एक्रोमियल लिगामेंट, कैल्सिफिकेशन होगी है लिगामेंट के अंदर, उसकी वजह से अकड़ गया शोल्डर, मूव नहीं कर पा रहा. इम्पिगमेंट वही है ना, नैरो स्पेस की वजह से स्मूथ, अब कोई भी वजह हो सकती है उसकी, कॉजेस हैं सारे की, किस वजह से मूव नहीं कर पा रहा. एंड ऐसे एसडी बर्सा थिकन होगी. ट्रीटमेंट क्या है? कंजर्वेटिव थेरेपी फॉर, ये स्टेज 1 की है. व्हाट इज कंजर्वेटिव थेरेपी? फिजियोथेरेपी, जो हम लोग एक्सरसाइजेस से रिलीव कर सकते हैं उसके ट्रीटमेंट को. ठीक है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा हम लोग इन्वॉल्व नहीं कर रहे, कोई सर्जरी नहीं हो रही है या कुछ ऐसा, उसमें हम मेडिसिन नहीं दे रहे. हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि उसको विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरीज को ट्रीट किया जाए. तो जो स्टेज 1 है 25 की एज में है हमारे पास, वो फिजियोथेरेपी. स्टेज 2 जो है वो हम लोग फिर उसके अंदर कुछ मेडिसिन भी देना स्टार्ट करते हैं, थेराप्यूटिक शोल्डर इंजेक्शंस भी दे सकते हैं.
पेन रिलीव कर सकते हैं। एंड द थर्ड सर्जरी, हमें पता है वो पीयर्स की तरफ जा रहा है, तो स्टेज 3 में जो है वो सर्जरी। खत्म। ठीक है, इजी सा था आज का भी, इतना मुश्किल नहीं था। रोटेटर कफ थे, रोटेटर कफ की पैथोलॉजीज है, पार्शियल है, कुछ फुल है, और तीसरा डिस्लोकेशन है, और चौथा इन्फ्लेमेशन है, कैल्सिफिकेशन और इम्पेगमेंट। ये 4-5 जो डिजीजेज हैं पैथोलॉजीज दीज आर कॉमन, और किस तरह इसके ऊपर। ठीक है, टाइम क्या हो रहा है? It's 10:30। तुम लोग की क्लास है आज कितना बजे? 3:30। बहुत टाइम है आज। जो मेरे पास भी कोई लेक्चर नहीं है, प्रैक्टिकल करते हैं। इनको तो जरा बुलाए ना। मैं कहती हूँ अभी मैम प्लीज अभी प्रैक्टिकल ना करें, पूरी क्लास के पहले ही। नहीं बेटा, जो मैम आए हैं क्लास में करवा लें। वैक्सीनेशन भी पूरी लगवा के आए। मैम किसी और मतलब अलग से क्लास मैं ये थोड़ी माइंड के साथ बैठो। करवाऊंगी, तुम लोगों को भी करवाऊंगी, लेकिन इनका आने का कुछ तो फायदा होगा। थोड़ी बहुत चीजें इनको बताऊंगी, और एटलीस्ट बेसिक चीजें इनको कोक की और एम्बोलॉजिस्ट की चीजें बताते हैं। क्योंकि मेरा भी आज एक ही लेक्चर था, तो मैंने तो आप लोगों को कहा भी था, बल्कि इस मासूमा से ही कहा था कि ग्रुप में मैसेज कर दो कि मेरी मैम क्लास नेक्स्ट वीक सभी कैंपस पे क्लास लेंगे, तो फिर आप तब करवा देना। मैम क्या? नेक्स्ट क्लास से करवा दें। मैम नेक्स्ट वीक से हम सब कैंपस पे क्लास लेंगे तब। भाई धूप में बैठे रहेंगे, 3:30 इनका लेक्चर है। आप लोगों को मैम दोबारा ये तो ऐसे घूमने फिरने मीटर पे इनका नहीं है। तुम लोगों को भी करवाऊंगी, तो ये थोड़ी कह रही मैं तुम लोगों को नहीं करवाऊंगी। तो आप लोग अपनी डोज कंप्लीट करो। मैंने तो इसीलिए कहा था कि इस फर्स्ट लेक्चर में मैं अलाउ इसीलिए कर रही थी कि 1 डोज वाले भी आए। हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, हमने प्रैक्टिकल्स करने हैं, मुझे कुछ पता नहीं है फिर फोर्स वेव आ जाए, फिर सब बंद हो जाए, फिर ऑनलाइन सब चला जाए। पहले भी हम लोग नहीं कुछ कर सके, तो कुछ तो स्टार्ट करें। आज इसको करा दे, फिर हम बाद में करेंगे। आप लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, बल्कि अब सैटरडे अभी 2 को मिनट बाद सैटरडे मैम नेक्स्ट वेडनेसडे को। क्या? हम सब कैंपस में लेंगे ना, तो करवा दीजिएगा हमें भी। सैटरडे को फिर नहीं आ रहे तुम लोग? नखरे कितने हैं? सैटरडे को क्यों नहीं आ रहे हो? मैम सिंगल डोज पे अलाउ करेंगे ये लोग आना? मैम यूनिवर्सिटी में आना तो अलाउ कर रहे हैं, वो बगैर कोई कार्ड चेक किए बगैर। डोज के अंदर अलाउ कर रहे हैं, डिफरेंट टीचर्स के ऊपर है। कोई वो जो है 2 डोज का मैम फर्स्ट डोज तो हमने अभी लगाई है, तो इस तरह तो बहुत देर हो जाएगी। मैम फर्स्ट अभी लगी 21 डेज के बाद नेक्स्ट लगी। वालों को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। मैम यहाँ तक यूनिवर्सिटी हमें पहले इन्फॉर्म कर दी कि आप साथ साथ अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, आपको वैसे अलाउ नहीं किया जाएगा। मेरी भी सुन लो, मैं कह रही हूँ उन्होंने तो ये भी अलाउ नहीं किया था कि आप जो है फर्स्ट डोज को अलाउ करो। ठीक है, उन्होंने कहा 2 डोज कंप्लीट करो और उसके बाद आप लोग जो है ना स्टूडेंट्स को अलाउ करो क्लास में। ये डॉक्टर नवीद का है, लेकिन मैंने सिर्फ फर्स्ट डोज को अलाउ किया क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल्स करवाने हैं। ठीक है, तो जो आ सकते हैं वो आए, मैंने टाइम नहीं वेस्ट करना। जो आ सकते हैं फर्स्ट डोज के बाद भी, वो अपने फर्स्ट डोज कंप्लीट। कितना टाइम लगता है? आज जाओ सारे, अपने जिनकी एक भी नहीं डोज लगी है कंप्लीट, आज जाओ डोज लगाओ। आधा घंटा नहीं वहाँ लगता। मैम वॉक इन नहीं हो रहा, रजिस्ट्रेशन करानी पड़ रही है। वॉक इन नहीं है तो लोगों की? नो मैम, सिर्फ 30 अबव की वॉक इन है, 18 प्लस की वॉक इन नहीं है। लो रजिस्ट्रेशन में भी पहले आप वो मैसेज ही करते हो ना, उसमें कितना टाइम लगता है? मैम कोड नहीं आ रहा, 1 हफ्ते से किया हुआ है मैसेज। हो गया तो नहीं आया। और अब तो इतने सेंटर्स बन गए हैं, एक्सपो तो नहीं है सिर्फ, और भी जो जिसको नजदीक लग रहा है आप जाओ सेंटर्स में। एक्सपो में थोड़ा रश है, मैम कोड के बगैर नहीं वो कर रहे हैं। लेकिन जो भी है किसी भी तरह आपने फर्स्ट प्रायोरिटी रखो कि अपनी वैक्सीनेशन लगवाओ। मैंने तो ये भी सुना है कि कुछ अंडर 18 भी बच्चे हैं। कौन से बच्चे हैं? ग्रेजुएशन अंडर 18 हो रही है उनके, तो अभी कह रहे हैं वो ही नहीं बने और सारा अंडर 18 वाले शायद। क्योंकि मुझे ईमेल ही सर ने कहा था कि जो अंडर 18, क्योंकि सबको टीचर्स ने अपने मसले रखे होते हैं हम लोग मीटिंग में, मैंने कहा था कि काफी क्लास में जो है अंडर 18 वाले बच्चे, उनको क्या करें, वो आना भी चाह रहे हैं। और उनको फिर सर ने उनके लिए यही कहा था कि वो अपने पेरेंट्स का जो जहाँ जिनके साथ भी रह रहे हैं उनकी वैक्सीनेशन तो हुई होगी, उनकी वैक्सीनेशन शो करें।
ताकि उनको सर इतने ज्यादा उस चीज में हुए हैं क्योंकि सर को भी कोविड हुआ था, तो वो भी ये इस बारे में, तो वो तो इवन हमें फैकल्टी को कह रहे हैं जिनकी डोज नहीं कंप्लीट हो मुझसे मीटिंग के लिए भी ना आए, तो कोई भी हमारी भी एक ही डोज लगी है अभी, सिर्फ मेरी भी एक ही लगी है, तो लगवाओ करो। मैम जी मैम ओड और इवन के अकॉर्डिंग आना है या दोनों क्लासेस कैंपस में ले सकते हैं? जिनकी कंप्लीट हो गई है वो आ जाएं दोनों क्लास में। मैंने देखो ऑनलाइन भी इसी क्लास में आके लेती होती है ना, जो बैठे हुए हैं वो साथ वैसे भी सुन लें, ऑनलाइन भी चल रहा है सारा, और जो बैठे हुए हैं वो ज्यादा आपको पता है जो फेस टू फेस समझ आती है, कुछ चीजें जो है वो इधर एक्सप्लेन करने वाली हैं, कुछ प्रैक्टिकल करने वाली हैं। अच्छा मैं पता करती हूँ, अगर तुम लोग अगर लेक्चर अभी तुम ऑनलाइन वालों का भी 3:30 है? नो मैम 11 बजे भी हमारी क्लास 11 है। बजे भी है। नहीं तो उधर अगर इस रूम में कैमरा और ये सारी चीजें हैं तो हम लोग प्रैक्टिकल थोड़ी चीजें तुम लोग देख लो, लेकिन मुश्किल है, चलो सीनियरिटी का कुछ तो फायदा होगा। मैं सबको करवाऊंगी, तुम लोग टेंशन ना लो, आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि अच्छा जो जिस तरह आते जाएंगे हम लोग थोड़ा थोड़ा तो साथ करते जाए, कोई रह ना जाए, टेंशन ना लो, सबको प्रैक्टिकल करवाऊंगी। जो ज्यादा ले रहा है क्लासेस उनकी ज्यादा अच्छे से होती जाएगी, तो जो सीरियस है वो पता चलता है कि पढ़ाई के लिए सीरियस है, ठीक है, वो आप लोग अपने लिए भी अपनी बैच में पता है कि जो रखा हुआ है उन्होंने कि ये भाई आना है यूनिवर्सिटी तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है, अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाओ। तो जो नहीं है वो तो पहले भी नहीं लगवा रहा है कि क्या करना है यार, हम ऑनलाइन ही लेते रहेंगे, प्रैक्टिकल क्या करवा के करना है। जिन्होंने है जिनको शौक पढ़ने का और जिनका है वो सारी चीजें अपनी करवा रहे हैं, ठीक है। तो मैम फर्स्ट डोज तो अभी लगाई है, तो सेकंड डोज में तो इतनी देर है, तो तब तक हम क्या ऑनलाइन ही लेंगे लेक्चर? फर्स्ट डोज वाले आ सकते हैं, आई एम अलाउइंग के वो आए और क्लास में बैठे अपना लें, एक डोज मेरी भी लगी है, अलाउ कर रही हूँ ना मैं, ओके मैम ठीक है। एक डोज तो, मैम लेकिन आप लोग लगवा के जरूर आओ, आज ही जाओ जिनकी नहीं लगी है और आज ही लगवाओ, बेशक आप सारा दिन वहां बैठे रहो, लगवा के आओ। मैम बच्चे कह रहे हैं शाम में जाओ 10 मिनट लगते हैं, सुबह 10 बजे 9-10 बजे चले जाओ, बस वो एक ऑफिस का टाइम जो होता है, ज्यादातर लोग जो आते हैं वो ऑफिस टाइम के बाद जाते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज के बाद जाते हैं, तो ऐसा टाइम देख लो जहाँ पे रश ना हो और आराम से चले जाओ। पता 50+ और उनकी तो लगती हुई है, अब उनका रश नहीं है, अब ज्यादातर स्टूडेंट्स का रश है। हाँ वही अपनी यंगर जितने ग्रुप है ना उनकी ज्यादा है रश है, तो आप देख लो जो टाइम आपको सूट कर रहा है, और रश भी हो तो आधा घंटा लगता है। कितना टाइम लगता है इंजेक्ट करते हैं वो ऐसे ऐसे सबको लगाए जा रहे हैं, हाँ वो बस फॉर्म देते हैं, वो भी बस 2-2 मिनट हर एक पे लग रहा है, जा रहा है, तो लगवाओ और लेकर आओ अपने कार्ड्स और यहाँ पे शो करो और क्लासेस लो। बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, तुम लोग लास्ट सेमेस्टर की तरफ जा रहे हो। अच्छा मैंने टाइम हो गया, तुम लोग डिस्कस करनी थी मैम आपकी। हाँ जी मैम लाहौर में फाइजर की सेकंड डोज लग रही है? फाइजर फाइजर का तो पता नहीं, वो फर्स्ट डोज भी लग रही है, फाइजर तो लग ही नहीं रही। मैम असल में सऊदीया वालों ने जो है वो ये पॉलिसी बनाई हुई है कि फाइजर ही लगवानी है, तो मेरी यहाँ पर 14th को अपॉइंटमेंट है पहली डोज की। लग रही उधर से लगवा लो। यस मैम मेरी 14 को अपॉइंटमेंट है फर्स्ट डोज की फाइजर के लिए। आपको कौन सी लगी है? अब फिर साइनो फॉर्म, हमें साइनो बैक लगी है और हमें ये और फिर कह रहे साइनो फॉर्म पे आ गए, फर्क क्या है दोनों में? अभी कह रहे हैं फिर साइनो फॉर्म पे, अब जो लग रही है आजकल में फिर साइनो फॉर्म में। अच्छा पहले साइनो बैक लगा लिया, दूसरी साइनो फॉर्म लगा लो, तीसरी पाकिस्तानी लगा लो, उसके बाद में मुर्गा बन जाओ। मुझे लग रहा है मैम सेमिनार का बता दें। वो बाहर अच्छी वाली जो है ये सब, मुझे तो लग रहा है कि पानी हो गया सब कुछ।
यही कुछ होना है पाकिस्तान को, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है क्या लगा रहे हैं ये। लगानी मैंने भी नहीं थी, बट चलो अब यूनिवर्सिटी में कंपल्सरी किया, देखो क्या बनते हैं 2 साल बाद, क्या होता है हमारा। चलो ठीक है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अल्लाह हाफिज।